अच्छा, किसी भी ऑफिस या फैक्ट्री में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? काम या फिर प्रॉफिट? शायद नहीं। सबसे जरूरी होता है एक भरोसा, और ये भरोसा आता है साफ साफ नियमों से। आज हम उसी कानून की बात करने वाले हैं जो भारत के लाखों वर्कप्लेसेस के लिए इन्हीं नियमों की नींव रखता है। ये है स्थायी आदेश अधिनियम 1946। समझ लीजिए, ये वो ऑफिशियल रूल बुक है जो मालिक और कर्मचारी के रिश्ते की हर एक शर्त को तय करती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी नौकरी जहां काम के घंटे तय नहीं है, छुट्टी कब मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं, और नौकरी से निकालने का भी कोई तय नियम नहीं है। मतलब पूरी तरह से कियोस। 1946 से पहले भारत के कई उद्योगों में यही हकीकत थी, और इसी हालात को बदलने के लिए ये कानून लाया गया था। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। 1946 से पहले भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में अक्सर टकराव और मनमानी का माहौल रहता था, क्योंकि रोजगार की शर्तों को लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं थी। उस जमाने में सच पूछिए तो मैनेजमेंट की मर्जी ही कानून हुआ करती थी। कर्मचारियों को ये पता ही नहीं होता था कि उनके अधिकार क्या हैं और कंपनी उनसे क्या उम्मीद रखती है। और नतीजा, आए दिन झगड़े, हड़तालें और एक ऐसा माहौल जहां किसी को किसी पे भरोसा नहीं था। तो ये तो साफ था कि भई एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल बुक के बिना काम नहीं चलने वाला। और इसी केओस को खत्म करने के लिए सामने आया औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। इसका एक ही मकसद था, रोजगार की शर्तों को पत्थर की लकीर की तरह साफ और पक्का करना। तो इस कानून का जो कोर आइडिया था वो बहुत सिंपल था। एम्प्लॉयर्स को रोजगार से जुड़े सभी नियमों को लिख कर रखना होगा और अपने सभी कर्मचारियों को साफ साफ बताना होगा। न कोई हिडन रूल, न कोई कंफ्यूजन, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में। तो सवाल ये है कि ये कानून लागू कहाँ होता है? मुख्य रूप से ये उन सभी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में लागू होता है जहां 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये जो 100 का आंकड़ा है ना, ये एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। लेकिन एक मिनट, अब सवाल ये उठता है कि जिन कंपनियों में 100 से कम कर्मचारी हैं, उनका क्या? क्या वहां कोई नियम कानून नहीं चलता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कानून में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लेक्सिबल पॉइंट है। राज्य सरकारें चाहें तो इस कानून को 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों पर भी लागू कर सकती हैं। हाँ, कुछ सेक्टर्स को इससे छूट भी दी गई है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी जिनके अपने सर्विस रूल्स होते हैं, या फिर वो उद्योग जो किसी दूसरे राज्य के कानून के तहत आते हैं। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि कानून किस पर लागू होता है। अब जरा इस ऑफिशियल रूल बुक के पन्ने पलटकर देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या-क्या है। मतलब इसमें किन-किन बातों का जिक्र होना जरूरी है। देखिए, इस रूल बुक में जो बातें शामिल हैं, उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी और डिटेल्ड है। कोई परमानेंट है या टेम्पररी, काम के घंटे क्या होंगे, छुट्टी कैसे मिलेगी, किस बर्ताव को मिसकंडक्ट माना जाएगा, और नौकरी से निकालने का तरीका क्या होगा। मतलब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, सब कुछ इसमें लिखना ज़रूरी है, ताकि कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक एम्प्लॉयर ने इन सब टॉपिक्स पर नियम बना लिए, लेकिन इन नियमों को ऑफिशियल स्टेटस कैसे मिलता है? इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सर्टिफिकेशन, या हिंदी में कहें तो प्रमाणन। ये प्रोसेस ये पक्का करती है कि जो नियम बनाए गए हैं वो फेयर हैं, रीजनेबल हैं और कानून के हिसाब से हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये पूरी प्रोसेस है ना, एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम है। सबसे पहले एम्प्लॉयर नियमों का एक ड्राफ्ट बनाकर सर्टिफाइंग ऑफिसर को देता है। वो ऑफिसर फिर इन नियमों को कर्मचारियों या उनकी यूनियन के पास भेजता है, ताकि वो अपनी शिकायतें या सुझाव दे सकें। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ही नियमों को फाइनल किया जाता है, और यहाँ तक कि इसके बाद भी अपील का दरवाज़ा खुला रहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अपनी मनमानी नहीं चला सकता। यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। जब तक ये पूरी सर्टिफिकेशन की प्रोसेस चल रही होती है, उस दौरान क्या होता है? क्या तब कोई नियम नहीं होते? जी नहीं, नियम तो होते हैं। इस गैप को भरने के लिए सरकार के बनाए हुए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यानी कुछ स्टैंडर्ड नियम अपने आप लागू हो जाते हैं। अच्छा, कानून बने इतने साल हो गए, तो अब हम इसके असल असर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या ये वाकई एक मजबूत नींव साबित हुआ है, या फिर इसके फ्रेमवर्क में कुछ कमियां हैं? देखिए, इस कानून का असर ना एक दोधारी तलवार जैसा रहा है। एक तरफ तो इसने यकीनन मालिकों की मनमानी पर रोक लगाई और नियमों में ट्रांसपेरेंसी लाई, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है,
और इसकी कमियां भी गिनाई जाती हैं, जैसे कि सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं, नियम बनाते समय अक्सर कर्मचारियों की आवाज़ ठीक से नहीं सुनी जाती, और कई बार इसने शांति लाने की जगह कानूनी लड़ाइयों को ही जन्म दिया है। अच्छा, मान लीजिए कोई कंपनी इन सर्टिफाइड रूल्स को मानती ही नहीं है, तब क्या होगा? क्या सजा का भी कोई प्रोविजन है? हाँ, बिल्कुल। कानून में पेनल्टीज का प्रोविजन है। अगर कोई कंपनी समय पर ड्राफ्ट जमा नहीं करती, तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और फिर 200 रुपए रोज के हिसाब से पेनल्टी लगती है। इसी तरह बने हुए नियमों को तोड़ने पर भी जुर्माना है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि आज के ज़माने में ये फाइन इतना कम है कि बड़ी कंपनियों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कानून वक्त के साथ ठहरा हुआ नहीं है, इसमें भी बदलाव हुए हैं। जैसे अब सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को गुजारा भत्ता देना जरूरी है, और शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव आया सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से, जिसने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कड़े नियमों को इस रूल बुक का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान इस कानून की पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से बताता है। यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी, यानी एक रूपता और स्पष्टता, यही वो दो पिलर्स हैं जिन पर यह पूरा कानून टिका हुआ है, ताकि वर्क प्लेस पर भरोसे और शांति का माहौल बनाया जा सके। तो आखिर में हम फिर उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या 1946 में बना ये कानून आज की गिग इकोनॉमी और रिमोट वर्क वाली दुनिया के लिए एक मजबूत नींव है, या ये बस एक पुराना जीवाश्म बनकर रह गया है? और इस सवाल का जवाब ही शायद हमारे आने वाले कल के वर्कप्लेस का भविष्य तय करेगा।